वेक्टर ही कमजोर रहता है। जिसका वेक्टर कमजोर रहता है वो जेईई में पुष्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को देखेगा तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवास प्रसाद एंड वेलकम टू द अकेडमी पर। आज हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे और फिजिक्स क्लास 11th का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आईआईटी जेईई एग्जाम जो देंगे आप, मेंस और एडवांस, उसमें फिजिक्स में जिन बच्चों का कम नंबर आता है उनका वेक्टर ही कमजोर रहता है। तो ये वेक्टर जो है फिजिक्स का बैकबोन है। तो आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे और 11th की फिजिक्स पढ़ने के साथ हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे वेक्टर के साथ। और वेक्टर जो है फिजिक्स का बेसिक चीज है, बेसिक एकदम बेसिक चीज होता है। तो वो वेक्टर पढ़ेंगे, फिर कैलकुलस पढ़ेंगे, थोड़ा अलजेब्रा देखेंगे और कुछ मैथ्स में भी देख लेंगे, मॉड, ट्रिग्नोमेट्री, वो मैथ्स हम अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वेक्टर तो पढ़ेंगे अभी, लेकिन वेक्टर से पहले जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है क्लास 11th। सबसे पहले तो इस क्लास का इंट्रो ले लो भाई। ये क्लास 10th जैसा नहीं है कि वन शॉट देख के काम हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा पूरे साल, कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा और मेरे साथ रहोगे तो पढ़ दोगे। ठीक है, बस भूलना मत, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। तो आओ देखो, फिजिक्स जो है ये क्या है, कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया, जानने में तो होगा ना दिलचस्पी। तो देखो, फिजिक्स जो है ये अजीब सी लैंग्वेज से आया है। बहुत बच्चे पहचान गए होंगे, ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको जब प्रोनाउंस करते हैं, जिसको बोलते हैं जब, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यूसिस, इसको पढ़ेंगे फ्यूसिस। ठीक है, और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नेचर, प्रकृति। तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है जिसका मीनिंग है नेचर, प्रकृति, आसपास की चीजें, नेचुरल फेनोमेना। हमारी प्रकृति में जो भी होता है, बादल का कड़कना, पत्तों का गिरना, एप्पल का गिरना, या फिर हम जंप करें, या फिर हमारी हाइट बढ़ना, पेड़ों की हाइट बढ़ना, हमारा चलना, बॉल फेंकना, जो भी हो रहा है हमारे आसपास में, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सब कुछ फिजिक्स है। और ये सारी चीजें नेचुरल फेनोमेनन के अंदर काउंट होती है। तो फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो असल में ऑब्जर्वेशन का कमाल है। ऑब्जर्वेशन मतलब हम चीजों को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग कुछ लॉज को डिराइव करते हैं कि हाँ, नेचर इस पैटर्न में काम कर रहा है। उसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं लॉ, और उसी लॉ और उसी ऑब्जर्वेशन वाली स्टडी को कहते हैं फिजिक्स। नेचुरल फेनोमेनन के ऊपर जो स्टडी होती है और उससे जो हम लोग ऑब्जर्व करके लॉज बनाते हैं उसे फिजिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो यहाँ तक तो समझ गए कि फिजिक्स क्या है। अब हम लोग बताते हैं कि नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद कैसे हम लोग लॉज बनाते हैं। 5 स्टेप्स। साइंटिस्ट जो है चीजों को सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स होते हैं। ये आप अपनी पढ़ाई में भी लगाइएगा तो आई थिंक कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन। वैसे ये स्पाइडरमैन का चाल है। ठीक है, तो साइंस के मुताबिक आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ऑब्जर्व कीजिएगा। साइंटिस्ट ये करते हैं, आप अपनी स्टडी में कीजिएगा, बहुत काम आएगा। ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, क्या क्या हो रहा है आसपास, देखे, अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किए। उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस ये क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? हम लोग उस पे सोचेंगे, कुछ थ्योरीज देंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है। हाइपोथेसिस दिमाग में करेंगे। अच्छा, एप्पल गिर रहा है, कुछ लगता है हॉर्स लग रहा है, ये हाइपोथेसिस किए हम। ठीक है, वो हाइपोथेसिस किए हम लोग, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या कि हम लोग अगर ऐसा करेंगे, आपने जो थ्योरी दी, ठीक है, थ्योरी के बाद आप फ्यूचर का बताएंगे कि इसका मतलब है कि मैं इस चीज को ऐसे फेंकूंगा तो ये, अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो शायद उतनी दूर जाके गिरेगा। या आपने प्रेडिक्ट किया, आपने अपनी प्रॉब्लम को समझा और कुछ प्रेडिक्शंस दिए कि अच्छा ये ऐसे हुआ, ऐसे होने वाला है आगे। इसका मतलब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व किए, उसमें अपनी थ्योरी दिए और अब उस पैटर्न को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, वो हार्ड लग रहा है, तो उसको हार्ड लग रहा है तो आप हाइपोथेसिस किए कि क्यों हार्ड लग सकता है।
उसके बाद प्रेडिक्ट किए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अब क्या है, चौथी चीज करते हैं साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं एप्पल फेंक रहा हूं, तो वो एक्सपेरिमेंट किया मैंने। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हाँ अब मैंने जो प्रेडिक्ट किया था उस प्रेडिक्शन के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं। ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रेडिक्शन। और आखिरी चीज फाइनल, कंक्लूजन। कंक्लूजन इसी से लॉ बन जाता है कि कंक्लूड क्या किया आपने, वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ। तो आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए, ये इस तरीके से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को देखिएगा तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे ही हम लोग करते हैं, नेचर को देखते हैं, हम लोग नेचर देखते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं, फिर प्रेडिक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन थॉट एक्सपेरिमेंट्स, आइंस्टाइन्स थॉट एक्सपेरिमेंट नाम तो सुना ही होगा। तो वो ऐसी इन्हीं 5 तरीकों से उन्होंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी। स्पेशल रिलेटिविटी पहले दी उन्होंने, फिर जनरल दी थी। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। क्या समझा हमने कि फिजिक्स कहां से आया है। ये तो बेसिक हो गया ना, क्लास 11th में आप आए हैं तो आपको बेसिक मैंने चर्चा कर दिया कि आपको क्या जानना था कि फिजिक्स क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट उसके बारे में जाने तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा ना, तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बैकबोन को, वेक्टर। वेक्टर इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ये हर जगह आएगा, मैक्सिमम चैप्टर्स में ये दिखेगा, और जिसका वेक्टर कमजोर रहता है वो जेईई में पुश हो जाता है। ठीक है, तो आपको वेक्टर अच्छे से करना होगा ताकि आप JEE मेंस प्लस एडवांस क्लियर कर पाए। इसके लिए आपको वेक्टर क्लियर करना होगा। वेक्टर, कैलकुलस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर से पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज नाम तो सुना ही होगा। डिफाइन करें, वो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली चलेगा। तो वैसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जिसे मेजर कर लेंगे वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे वेट, क्या हम वेट को मेजर कर सकते हैं? हाँ, तो मतलब वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या मेजर होती है? हाँ। मास, हाँ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, कुछ भी, फोर्स, सब कुछ, यानी कि जितनी भी चीजें हम मेजर कर पाते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है। अच्छा, ठीक है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? डायरेक्टली मतलब जिसको, जैसे इंसानों का वजन, हम लोग उसको तराजू पे रख सकते हैं, वेट मशीन पे खड़े हो सकते हैं और हम लोग डायरेक्टली नाप सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अर्थ का मास हम लोग किस तराजू पे रख के नापेंगे? तराजू उतना बड़ा कहां से आएगा? तो हम लोग मास ऑफ अर्थ को डायरेक्टली नहीं नाप सकते। इसका एक इनडायरेक्ट मेथड है। जैसे क्या कर लिया मैंने अपना वजन नाप लिया। अब मैं सोचूंगा कि मैं अगर खुद को अर्थ जितना बड़ा कर लूं तो मेरा वजन कितना होगा। इस टाइप से हम लोग अर्थ का मास नाप सकते हैं। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैसे नापेंगे? एक इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो हम लोग इनडायरेक्टली नापते हैं। ये इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? नहीं, हम लोग नाप तो सकते हैं। तो वैसी सारी चीजें जिन्हें हम नाप पाए किसी भी तरीके से, वो एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर काउंट होता है। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक? अब उसी में फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती है। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। स्केलर्स, जिसका आपने नाम सुना ही होगा। वेक्टर्स, जिसका भी आपने नाम सुना है। लेकिन एक होता है टेंसर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे भूल जाइए आप, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जेईई में नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 3 टाइप की होती है, जिसमें 2 हमें पढ़ना है, स्केलर्स और वेक्टर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्केलर क्या है और फिर पढ़ेंगे वेक्टर क्या है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, स्केलर। ये क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इतना तो सबको पता है। आपने पढ़ा होगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे स्केलर कहते हैं। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो,
तो नो डायरेक्शन, ठीक है। तो आप समझे मैग्नीट्यूड क्या होता है। बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इस पे। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने लिखा 5 kg, तो ये 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये kg क्या डायरेक्शन है नहीं, ये इसका यूनिट है। अब मैं 5 मीटर लिख दूंगा तो वो दूरी बताएगा, kg लिखा तो आपको पता चल जाएगा ना वेट, तो ये यूनिट है जो आपको बताता है कि किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, पता चल गया होगा, इतना तो जानते ही है। खैर वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन वो नहीं बताता हो। जैसे आप कह सकते हैं मास क्या, 5 kg मास, ठीक है, इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, कितने पार्टिकल्स है तो मास बताएगा। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, इनका एडिशन कैसे होता है, इनका एडिशन होता है सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन मतलब क्या, और कोई एडिशन होता है क्या, सिंपल एडिशन मतलब क्या, 4 + 3 कितना होता है 7, ये हो गया सिंपल एडिशन। यानी इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनको कहेंगे स्केलर। अब इनको लिखते कैसे हैं, इनको लिखते हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो इनके मैग्नीट्यूड है। मान के चलो 10 वेट आप नाप रहे हैं किसी चीज का, या फिर आप डिस्टेंस नाप रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर आया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 लिख देंगे जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, और आपको इसके साथ इसका यूनिट लिखना होगा जो कि है किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो एक स्केलर को हम लिख सकते हैं ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट जो कि हम लोग को बता रहा है कि ये डिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है यूनिट, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हम लोग यहां तक समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इसी तरीके से जान लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, इनके पास होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, और इनके पास डायरेक्शन भी होता है, तो इनके पास डायरेक्शन भी होता है। कैसे, आप जैसे बोलिएगा फोर्स वेक्टर होता है, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं अगर ये मान लीजिए आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, सामने मैं इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं अगर, तो मैं कहूंगा कि आई एम प्रेसिंग दिस बोर्ड विथ 10 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये ईस्ट में होता तो मैं ईस्ट डायरेक्शन बोलता, वेस्ट के लिए वेस्ट और साउथ के लिए साउथ, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। और इसका एडिशन कैसे होगा, सिंपल एडिशन से नहीं होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर एडिशन, जिसमें 3 लॉज होते हैं। तो हम लोग इसमें नॉर्मल एडिशन ना यूज करके वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी सिंपल एडिशन से कैसे अलग होता है बताते हैं। मान लीजिए ये एक चीज बॉडी है, ठीक है, मैं इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो टोटल नेट फोर्स कितना होगा हम बता सकते हैं। इधर मान लीजिए वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो नेट फोर्स होगा, आप इसको पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव अगर मान लीजिए, अभी इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो टोटल फोर्स होगा 5 न्यूटन वेस्ट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 10 और 5 को जोड़ दिए तो हम लोग का वैल्यू 15 आने की जगह 5 आया, है ना। इसी को कहते हैं वेक्टर एडिशन का कमाल। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हम लोग अलग अलग वेक्टर को ऐड करने का तरीका पढ़ेंगे। एंगल अभी तो स्ट्रेट मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, अब आपको पता चलेगा 120 डिग्री के एंगल में जा रहा है, तो ऐसे कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब वेक्टर्स को लिखते कैसे है, क्वेश्चन तो ये भी है, वेक्टर्स को लिखेंगे कैसे, इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सेम डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इतना तो पता ही है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन जोड़ देंगे अगर, तो उसको करेंगे तो मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को लिख दिए, और साथ में हम लोग नॉर्थ में अगर जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी लिख दिए साइड में, ठीक है, ये यूनिट, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर्स को ऐसे लिखा जाता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ, ये हो गया पूरा, ऐसे एक वेक्टर को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं वेक्टर और स्केलर्स के एग्जांपल भी बता देता हूं, सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। स्केलर्स के एग्जांपल, मास है,
एम लिखूं, सीधा एम लिखते हैं अभी। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को एस लिखते हैं। फिर आपका टाइम हो गया, टाइम। फिर आपका वर्क भी होता है, वर्क। आप बोलिएगा वर्क कैसे हो जाएगा? फोर्स, वर्क, फोर्स आपका वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह स्केलर कैसे हो गया? तो भाई पढ़ेंगे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर भी हो सकता है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्क हो गया, तो एनर्जी भी हो गया, पावर भी हो गया, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। फिर हो गया आपका बहुत सारा चीज है, आपका टेम्परेचर है, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे वेट। वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है ना, डाउनवर्ड, तो फोर्स लिख सकते हैं। और किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखना है सिंबॉलिक टाइप से, तो उसके ऊपर आपको एक एरो देना होगा, तो ये वेक्टर कहलाएगा। ऐसे ही लिखिएगा तो ये वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब दो तरीका है इसको लिखने का, या तो आप एरो दे दीजिए, इजी मेथड, या फिर एनसीईआरटी में आपको देखने मिलेगा कि आपको एकदम बोल्ड करके ऐसे करके लिख देता है, इसको वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है एनसीईआरटी। तो ये भी चलेगा एनसीईआरटी के हिसाब से, बट मैक्सिमम जगहों पर वेक्टर्स को ऊपर में एरो दे देते हैं, उनके नाम के सिंबल के ऊपर एक एरो दे दीजिए, वेक्टर बन जाएगा। तो ये फोर्स वेक्टर हो गया। फिर यहाँ पे आपका स्पीड भी है, स्पीड है तो इधर वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, बस स्पीड का सिंबल के ऊपर एक एरो दे दीजिए, वेलोसिटी बन जाएगा। डिस्टेंस था, डिस्टेंस, इसके ऊपर एरो दे दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारा हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहो कई सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे मोमेंटम लिख सकते हैं, और आप टॉर्क भी लिख सकते हैं। टॉर्क पढ़ाएंगे क्या होता है, अभी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट बता देते हैं, क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या लगता है, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? हम लोग उसको स्केलर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसका रीजन, अब भाई इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन भी देता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन का अपोजिट, तो मतलब उनके पास डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या नहीं है उसके पास जो हम लोग उसको स्केलर में रखते हैं? पॉइंट है ना, अभी बता देंगे, आप ही आंसर दीजिएगा। 2 न्यूटन बोल रहे हैं, यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है, और यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, तो ये कितना का होगा? ये रेजिस्टेंस नहीं है जो पैरेलल सीरीज होगा, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना, तो ये 7 एम्पियर हो जाएगा। तो भाई हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये सिंपल एडिशन से ऐड हो रहा है ना। अगर ये सिंपल एडिशन से ऐड हो जाए तो इसको वेक्टर में नहीं रख के स्केलर में रखते हैं, स्केलर में, समझे। और इसीलिए हम लोग करंट में लिखते हैं कि 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर नॉर्थ साउथ नहीं लिखते हैं, जबकि होता है उसका डायरेक्शन, लेकिन लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर नहीं दिखाना है हम लोग को, इसको स्केलर दिखाना होगा। अब आपको राज की बात बताए, ये एग्जाम में मत लिख देना, बस जान लो, ये टेंसर होता है। अब टेंसर क्या होता है जान ही लो। टेंसर जैसे एक और एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब टेंसर क्वांटिटीज है जिनके पास कोई फिक्स्ड मैग्नीट्यूड या फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, बदलते रह जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंसर क्वांटिटी है, ग्लास के लिए कुछ और, वाटर के लिए कुछ और, एयर के लिए कुछ और, इसका वैल्यू बदलते रहता है, उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये सब हो गया आपका। अब हम लोग जानते हैं, एग्जांपल्स देख लिए, वेक्टर देख लिए, स्केलर देख लिए, अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर और स्केलर के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं कि वो क्या है। वेक्टर और स्केलर के बीच का डिफरेंस क्या है? तो भाई स्केलर वेक्टर डिफरेंस है, पहला इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसमें दोनों है। ठीक है, इसमें दोनों है। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें सिंपल एडिशन, इसमें वेक्टर एडिशन।
और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अगर स्केलर्स तब चेंज करते हैं जब इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। स्केलर्स तब अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं जब इनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। चेंज इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस। लेकिन वेक्टर जो है आपके वेक्टर, ये भाई साहब या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर गया या तो आपका डायरेक्शन चेंज कर गया या दोनों चेंज कर गए। चेंजेस इफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, यानी कि ये बदल जाते हैं। कैसे? अब मैंने बोला एक स्केलर क्वांटिटी 5 केजी आम, अब मैं 6 कर दूं तो बदल गया ना, मैग्नीट्यूड बदला, 6 हो गया 5 का, तो ये बदल गया, दूसरा स्केलर आ गया। अब इनमें क्या है कि इनका अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, अगर 5 से आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ है डिस्प्लेसमेंट, अब मैंने कहा कि नहीं 6 किलोमीटर नॉर्थ है, तो ये चेंज हो गया। अब मैंने कहा नहीं 6 किलोमीटर नॉर्थ नहीं है, साउथ है, तब भी चेंज हो गया। और दोनों भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि ये इनमें डिफरेंस है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नोट्स लेते जाइएगा। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज को देख लेते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स की नीड ही बताओ ना पहले कि वेक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई आप ही ने तो कहा भैया कि वेक्टर्स इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये बैकबोन ऑफ फिजिक्स है, जेईई में नंबर उठाएगा। भाई ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं? वेक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी सच में नीड है। अब नीड क्या है? तो देखो 2D हम लोग आज तक जितना भी मोशन पढ़े वो हो गया मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़े हम लोग। यानी कि एक गाड़ी है जो सीधी चल रही है, एक ब्रिक है जो इधर खींच रहा है, ऐसे इधर जा रहा है। हमने पढ़ा एक लड़का है जो बॉल घड़का रहा है, तो वो एक डायरेक्शन में ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, एक लाइन में चलेगा, मोशन इन ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो आपका सेकंड चैप्टर है। बट हम लोग ये भी तो पढ़ेंगे कि 2 डायमेंशन में क्या होगा, यानी कि प्लेन, 2D यानी प्लेन। ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट यहां से अगर यहां चला गया तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हाँ, इसमें तो एक से ज्यादा डायरेक्शन आ गया ना। अच्छा, और 3D स्पेस यानी ऐसे 1 2 और एक ऐसे आता है, यहाँ एक एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और एक है z एक्सिस यहाँ। लेकिन क्या हम लोग यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं? नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, इसको z एक्सिस दिखा देते हैं। अच्छा तुम ही बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो उसको यहाँ दिखाएंगे। अब तुम बताओ इसमें हम लोग 1D में कैसे करेंगे? हाँ, उस समय तो चलो पॉजिटिव लगा देते थे एक साइड, नेगेटिव एक साइड लगा देते, हो जाता था। लेकिन अभी हम लोग कैसे करेंगे? एक से ज्यादा डायरेक्शन आ गया इसमें, नॉर्थ साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री ईस्ट, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। अब कैसे करोगे? स्केलर से नहीं होगा, वेक्टर ही यूज करना होगा। यहीं पे वेक्टर आता है, इसी जगह पे कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर का, और यही वेक्टर जो है आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सबका ख्याल रखता है। समझे? ये है जरूरत वेक्टर की। और हमारा आखिरी टॉपिक है आज का कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ये कैसे होता है? तो देखो, रिप्रेजेंटेशन होगा एक स्ट्रेट लाइन से जिसके एंड में एक एरो होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को कहेंगे हेड, या तो हेड कहेंगे या तो टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, और इस वाले पार्ट को कहेंगे टेल कहेंगे या फिर इनिशियल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, हेड जो है आपका ये डायरेक्शन दिखाएगा कि नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, ये आपका ये हेड वाला पार्ट दिखाएगा। और ये जो बॉडी है, लंबी सी रेखा जो है, ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा कि 5 मीटर है, 10 मीटर है, 5 केजी है, 10 केजी है। समझे? आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा। जैसे आपका स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उसको कैसे दिखाइएगा? पेपर पे कैसे दिखाइएगा? कॉपी पे। तो आप क्या कीजिएगा
कि लिखिएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर आप एक 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिएगा। ये 4 सेंटीमीटर का एक लाइन है जिसके एंड में आपको 40 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड बना, वेलोसिटी पर आवर ईस्ट है, मान के चलिए ईस्ट। तो आपको लाइन फिर यहाँ पे एरो ईस्ट की दिशा में दिखाना होगा, ठीक है। ये ईस्ट ईस्ट लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। ऐसे ही आप मान लीजिए 5 केजी है, 5 केजी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको लिखना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। फिर एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिएगा और फिर उसके नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एरो दे देना है। तो ये हो गया 5 न्यूटन नॉर्थ, ऐसे लिख सकते हैं, समझे। तो ये हो गया आपका ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ठीक है। ऐसे फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन नॉर्थ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया कि आप लिख के कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। एक एरो आपको देना है, एक लंबी सी टेल निकालनी है और टेल की लेंथ आप ऐसे दिखाइएगा। ये लेंथ क्या दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और एरो क्या दिखा रहा है, ये आपका डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। ये भी समझ गए। और आखिरी पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर ग्राफिकली, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे मैं करता हूं एक, जैसे आपको ऐसे दिया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। मुझे दिया है क्वेश्चन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको जान लीजिए। अब हम लोग को यहाँ देखना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये क्या है, ऑफ के बाद क्या लिखा है, ईस्ट लिखा है, तो मैं ईस्ट पे रहूंगा। उसके बाद लिखता है 30 डिग्री नॉर्थ, यानी मुझे 30 डिग्री ऊपर जाना है नॉर्थ। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है। ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ उठो, ये हिंदी में इसका मतलब हुआ, समझे। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ उठो। तो हम लोग को ओरिजिन से कैसे दिखाना है, ऐसे यहाँ 30 डिग्री हटा देना है। यही हो गया आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक क्वेश्चन ऐसे बना। ऐसे ही आपको लिख देगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो आप कैसे जाएगा, साउथ पे है, यहाँ से ईस्ट उठिएगा 30 डिग्री, तो एक टेल एक एरो यहाँ से लिख के 30 डिग्री, ठीक है। अब ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप कॉपी पे कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आए। 4-5 क्वेश्चंस देंगे। पहला है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, फिर आपका दूसरा है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तीसरा है 20 प्रोटेक्टर से नहीं करना, ऐसे करके एक लाइन खींच देना, यहाँ लिख देना 30 डिग्री, समझ जाएगा, सब समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ और साउथ ऑफ वेस्ट अलग अलग है, ठीक है। अब आपका 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और फिफ्थ हो गया आपका 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए और फिर सॉल्यूशन देखिए। क्या लिखा है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो वेस्ट साउथ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ पे है, वहां से 30 डिग्री जाना है वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। फिर वैसे ही नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, ऐसे ईस्ट 45 डिग्री दिखा देना है। फिर वैसे ही साउथ वेस्ट, आपका क्या है, वेस्ट पे है, यहाँ से 30 डिग्री साउथ जाना है, ये हो गया। वैसे ही नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, आपको 60 डिग्री जाना है, नॉर्थ पे है, 60 डिग्री वेस्ट जाना है, ऐसे हो जाएगा। और आखिरी है साउथ और ईस्ट, ईस्ट पे है, 60 डिग्री साउथ जाना है, ऐसे हो जाएगा। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही इजी करते करते हम लोग 5-6 लेक्चर्स में वेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहां तक शेयर कर सकते हैं करिए। एंड कमेंट में अपने डाउट्स लिखिए और आपको वीडियो पसंद आए तो वो भी लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।